Hey everyone, welcome back to the channel The Alpha Bankers, and my name is Chirag Chopra. I am currently employed at a public sector bank on a position of Deputy Branch Manager. Along with that, I have also cleared CAT 2016. So today we are here to solve some of the questions on the topic percentages, जिसका thorough और detailed discussion हमने last 2 videos में करा है, जिसका part 1 और part 2 already uploaded है channel पे. So if you have not watched those videos, then I would highly recommend you to pause this video right now और जाके देखिए पहले वो 2 videos, because in this video we are going to learn the direct implementation of all the methods and concepts learned in those 2 videos, and along with that some very tricky shortcuts. And after that there will be some self practice questions आपके individual personal revision के. आइए शुरू करते हैं. So let's start with the first question. The first question is, the length and the breadth of a rectangle are changed by plus 25% and minus 20% respectively. What is the percentage change in the area of rectangle? मतलब अगर कोई भी एक rectangle है, for example ये एक rectangle है जिसकी length L है और breadth B है, ठीक है, तो इसका area क्या होता है? area of rectangle होता है length into breadth. अब क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि जो ये लेंथ है वो 25% से इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज और 25%, और दूसरी तरफ जो ये जो ब्रेथ है ये 20% से डिक्रीज हो गई है. सो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 20%. ओके, अब ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको ये समझ आ गया कि यहाँ पे हमें सक्सेसिव परसेंटेज चेंजेस लगाने हैं, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करे हैं. ओके, अब सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाने से पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक फिर से रिवाइज कर लेते हैं. अब मैथ्स में 1 को हमेशा बोला जाता है 100%. 1 इज इक्वल टू 100%, जो आपने सुना भी होगा, ठीक है. अब अगर 25% से 1 को इंक्रीज करना है तो 25% ऑफ 1 कितना होता है? 25% ऑफ 1 होता है 0.25. अब किसी भी चीज को 25% से इंक्रीज करना है मतलब उसमें ऐड करेंगे, मतलब 1 प्लस 0.25 करेंगे. 25% इंक्रीज होने का मतलब अब 1 की वैल्यू हो गई 1.25. ओके, वैसे ही अगर डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है? डिक्रीज होने का मतलब होता है यहाँ पे ऐड हुआ, जैसे कि यहाँ ऐड हुआ वैसे ही वहां होगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है. अब 1 में 20% का डिक्रीज है, 1 में 20% का डिक्रीज मतलब 1 का 20% क्या होता है? 1 का 20% होता है 0.20, ठीक है. अब 1 में अगर हम 20% का डिक्रीज करेंगे तो कितना वैल्यू बचेगा? बचेगा 1 का 80%, और 1 का 80% क्या होता है? 0.80, ठीक है. ये चीजें ही, ये जो फाइनल रिजल्टेंट्स हैं हमारे, ये हमारे सक्सेसिव चेंजेस फाइंड करने में हेल्प करेंगे, ठीक है. आइए देखते हैं कैसे. अगर हम अपने एरिया की इनिशियल वैल्यू मान ले 100, ठीक है, अगर हम इसको फिर 25% से इंक्रीज करें, इंक्रीज और 25% मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 1.25, मतलब 1.25 से अभी हमको करना है मल्टीप्लीकेशन, मतलब एरिया की वैल्यू बढ़ के हो गई 125, ठीक है. और इसके बाद हमको डिक्रीज करना है ऑफ 20%. डिक्रीज ऑफ 20% मतलब वैल्यू कितनी बचेगी? वैल्यू बचेगी 80%, और 80% की हमने पीछे बात करी, 80% होता है 0.80. तो 125 और 0.80 को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आ जाएगा वापस 100. ओके, इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, 2 चीजें समझ आती हैं. 2 चीजें ये, फर्स्टली इस क्वेश्चन में हमें सक्सेसिव चेंज लगाना था, और ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमको समझ आना चाहिए था कि पहले इसमें हम 25% का इंक्रीज करेंगे, फिर 20% का डिक्रीज करेंगे. ओके, और दूसरा ये कि ये क्वेश्चन एक सक्सेसिव चेंज होने के साथ साथ आरआरसी का भी एक एग्जांपल है. आरआरसी मींस रिजल्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमने पिछली वीडियोस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा है. इसका देखिए यहाँ पे जो इनपुट है 100, वही आउटपुट है 100, ठीक है. यहाँ पे इसका मतलब हमारा आरआरसी भी रिवाइज हो गया इसके साथ. ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. फिर भी यहाँ पॉज करिए, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, खुद से सॉल्व करके देखिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. ए सैलरी इज 20% लोअर देन बी सैलरी, विच इज 15% लोअर देन सी सैलरी. बाय हाउ मच परसेंट इज सी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए सैलरी. इस क्वेश्चन में हमको ये बोला गया है, अगर हम सी की सैलरी को कुछ भी लेट कर लें, सी की सैलरी को अगर हम लेट कर लें 100, तो बी की सैलरी कैसे आएगी? बी की सैलरी आएगी 15% लोअर देन दैट ऑफ सी सैलरी. 15% लोअर करने का मतलब 1 में से 0.15 माइनस करना. 1 में से 0.15 माइनस करने का मतलब क्या होता है? 0.85 का मल्टीप्लाई करेंगे. इसका मतलब हम यहाँ पे अगर 100 है सी की सैलरी, तो बी की सैलरी कितना आ गया? 85. ओके, और बी की सैलरी में से कितना कम करेंगे कि ए की सैलरी आ जाएगी? बी की सैलरी में से कम करेंगे, ये लिखा है 20%. 20% कम करेंगे, 20% कम करिए,
20% कम करने का मतलब कितना है, 80% ऑफ 85 बचेगा। 80% ऑफ 85 कितना होता है, तो 80% ऑफ 85 आता है 68, ठीक है। और 60 इसका मतलब 68 है ए की सैलरी, ओके। अब क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको पूछ रहा है कि बाय हाउ मच परसेंट इज सी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए सैलरी। तो हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि अगर हमने सी की सैलरी 100 मान ली है तो ए की सैलरी हमारे पास कितनी आ गई, 68, ओके। अब मैं क्लियर कर रहा हूं इसको नेक्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे साफ लिखते हैं इसको। अगर ए की सैलरी है 68, ओके, और सी की सैलरी है 100, तो हमको ये फाइंड करना है कि सी की सैलरी ए से कितना ज्यादा है, ओके। ये फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, ये फाइंड करने के लिए हम लगाएंगे ट्रेडिशनल परसेंटेजेस, सी की सैलरी माइनस ए की सैलरी अपॉन ए की सैलरी इनटू 100। ये फाइंड करेंगे, ये आएगा 32 अपॉन 68 इनटू 100। ये फाइंड करेंगे अगर हम परसेंटेज टर्म्स में, तो इसका आंसर आएगा अराउंड 47%, ठीक है। इसका मतलब है कि सी की सैलरी को अगर हम ए के टर्म्स में फाइंड करें तो ए से 47% ज्यादा है सी की सैलरी, ओके। Let's move to the next question. Question number 3. Due to a 25% hike in the price of rice, a person is able to purchase 20% less of rice for 700. Find the initial price. का मतलब अगर मैं पहले 700 रुपीज में कुछ x amount of rice खरीद पाता था y प्राइस पे, और अब वो प्राइस 25% से इंक्रीज हो गई है, तो अब मैं 700 रुपए के कितने राइस खरीद पाऊंगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन पढ़ते ही हमको समझ आ गया दैट वी हैव टू अप्लाई आरआरसी हियर। लेट्स अप्लाई आरआरसी। हम लेट करते हैं इनिशियल 100, ओके। इसमें हम इंक्रीज करते हैं 25% का, 25% का इंक्रीज, 25% का इंक्रीज होने के बाद वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 125, ठीक है। अब हम इसमें कितना लेस करें, कितना परसेंट की वैल्यू वापस आ जाए 100 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 100 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 125 अपॉन इनिशियल वैल्यू 125, ठीक है। ऊपर आएगा माइनस ऑफ 25 अपॉन 125, 25 अपॉन 125 होता है 1/5, और 1/5 परसेंटेज टर्म्स में होता है 20%, ओके। और आगे लगेगा माइनस, क्योंकि हमें यहाँ पे करना है डिक्रीज। का मतलब हमको 25 से 100 पे जाने के लिए वी हैव टू डिक्रीज क्वांटिटी ऑफ राइस बाय 20%, ठीक है। इसका मतलब 20% अमाउंट 20% डिक्रीज हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसकी जो वैल्यू कम हुई है वो कितना है, 20 kg लेस। इसका मतलब अगर हम इनिशियल अमाउंट उसका मान ले x, तो x का 20% कितना है, 20 kgs। अगर हम ये परसेंटेज का टर्म हटाएं तो नीचे आ जाएगा 100, 20 से 20 कट हो जाएगा। इसका मतलब इनिशियल अमाउंट वो कितना खरीदता था, इनिशियल अमाउंट वो खरीदता था 100 kg, ओके। 100 kg उसकी इनिशियल क्वांटिटी थी, एक पर्सन ए बाय कर पाता था फॉर 700 रुपीज। अब 700 रुपीज के वो 100 kg खरीदता था, तो प्राइस कितना आएगा पर केजी, पर केजी प्राइस आएगा टोटल वैल्यू अपॉन 100, इसका मतलब 7 पर केजी। उसका प्राइस है, प्राइस और इनिशियल प्राइस कितना आ गया, इनिशियल प्राइस आ गया 7 पर केजी, और यही हमारा आंसर है, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग व्हाट इज द 10% ऑफ 25% ऑफ 20% ऑफ 100, ओके। अब इस क्वेश्चन को हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो का जो लास्ट स्लाइड था उसमें आपको बताया भी था द इंपॉर्टेंस ऑफ परसेंटेजेस in the terms of fractions और the importance of fraction in the terms of percentages, ठीक है। हम आइए यहाँ पे चेक करते हैं। इनिशियल वैल्यू हमारा क्या है 100, हमसे वो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, 100 का 10% का 25% का 20%, ठीक है। अब 10% को हम फ्रैक्शंस के टर्म में कैसे लिखते हैं, 10% को हम फ्रैक्शन के टर्म में लिखते हैं 1/10, ओके। वैसे ही 25% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 25% इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज 1/4, ओके। और 20% क्या होता है फ्रैक्शंस के टर्म में, 20% होता है फ्रैक्शन के टर्म में 1/5। ये क्वेश्चन मैं डेलिब्रेटली फ्रैक्शन से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आपको भी फ्रैक्शंस की इंपॉर्टेंस समझ आए, ओके। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4 होता है 20, 20 इंटू 10 होता है 200, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये इनिशियल, इसका मतलब ये लिखा है 100 अपॉन 200। 100 अपॉन 200 कितना होता है, 100/200 होता है 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी होती है डेसिमल्स में, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। इसका मतलब आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज 0.5, दैट मीन्स आगरा, ओके। Let's move to the next question. Question number 5. Question number 5 is an ore contains 20% of an alloy that has 50% copper. Other than this,
In the remaining 80% of the ore, there is no copper. How many kilos of ore are needed to obtain 10 kg of pure copper? क्वेश्चन का मतलब है कि एक ore है जिसमें 20% alloy है और 80% बाकी पार्ट है। तो जो 20% alloy है उस 20% का 50% पार्ट कॉपर है, ओके और जो बाकी 80% है उसमें कुछ भी कॉपर नहीं है, कोई कॉपर का पार्ट नहीं है। ओके क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि हमको कितना और कलेक्ट करना पड़ेगा जिससे हमको 10 kg प्योर कॉपर मिल जाए। अगर हम लेट करें x अमाउंट ऑफ ओर, ठीक है, तो इसमें कितना कॉपर होगा? इसमें कॉपर होगा पहले तो 20% ऑफ एलॉय। 20% ऑफ एलॉय कितना होता है? 20% इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अब इस 20% में भी 50% ही कॉपर है, तो 50% क्या होता है किसी भी चीज का? 50% होता है 1/2। इसका मतलब एक ओर का जो हमने x क्वांटिटी ली है उसका 20% अलॉय है और उस 20% का भी 50% ही कॉपर है, ठीक है। इसको हमको किसके इक्वल करना है? इसको हमको इक्वल करना है 10 kg। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे x इंटू 1/5 इंटू 1/2 टू 10, क्योंकि 10 kg हमको टोटल कॉपर फाइंड करना है। अब 1/5 इंटू 1/2 कितना होता है? 1/10। तो मतलब तो x की टोटल वैल्यू कितनी हो गई? x की टोटल वैल्यू हो गई 10 इंटू 10, दैट मीन्स 100 kg। मतलब अगर हम 100 kg ऑफ ओर टोटल फाइंड कर पाएंगे वहां पे, उसमें से हमको 10 kg कॉपर मिल पाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 says due to 50% hike in the price of rice per kilogram, a person is able to purchase 5 kg less for 300. Find the increased price per kilogram. ये हमारा फिर एक RRC का इम्प्लीमेंटेशन है, डायरेक्टली RRC अप्लाई करना है हमको इस क्वेश्चन में, ठीक है। बट यहाँ पे कंफ्यूजिंग क्या चीज है? यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये है कि लास्ट क्वेश्चन में हमको इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी थी। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में 700/100 करके फाइंड करा था वो था उसका इनिशियल वैल्यू, बट यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? इंक्रीज वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू है, जो नया रेट है उसका, ठीक है। आइए चेक करते हैं कि वही हम लगाएंगे RRC और इनिशियल वैल्यू मानेंगे 100, ठीक है। 100 में 50% का इंक्रीज, 100 में 50% का इंक्रीज कितना वैल्यू हो जाएगा? 100 में 50% के इंक्रीज के बाद वैल्यू हो गई 150। अब 150 को हम कितना कम करें कि वैल्यू वापस बन जाए 100, ठीक है। वही करेंगे हम, फाइनल वैल्यू 100 माइनस इनिशियल वैल्यू 150 अपॉन इनिशियल वैल्यू 150, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 50/150। 50/150 कितना होता है? 1/3, और 1/3 परसेंटेजेस के टर्म में कितना होता है? 33.3%। वही फ्रैक्शंस टू परसेंटेज कन्वर्जन आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब प्राइस इंक्रीज होने के बाद हमारा क्वांटिटी कितने अमाउंट से डिक्रीज होगा? हमारा क्वांटिटी 33.33% से कम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है? जो 33.33% से कम हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू है 5 kg का। मतलब अगर हम टोटल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी मान लें x, तो अब कितना परसेंट कम हो गया? 33%। 33% को कैसे लिखते हैं? 1/3। x/3 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? x/3 की वैल्यू दी है 3, मतलब इनिशियल वैल्यू x की कितनी आ गई? इनिशियल वैल्यू x की आ गई 15। इसका मतलब पहले वो इंसान जब प्राइस नॉर्मल था तो 15 kg राइस खरीद पाता था, ठीक है। 15 kg राइस खरीदता था तो इसका इनिशियल वैल्यू, इनिशियल प्राइस ऑफ राइस कितना हो गया? इनिशियल प्राइस हो गया टोटल वैल्यू जितना खर्च करा अपॉन 15, तो टोटल इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई? 20। 20 प्राइस, मतलब प्राइस पर केजी बिफोर द इंक्रीज वाज ₹20। ओके अब कितना इंक्रीज हुआ? अब इंक्रीज हुआ 50%, तो 20 का अगर हम इंक्रीज करेंगे 50%, तो वैल्यू कितना आएगा? 50% का इंक्रीज के बाद 20 में वैल्यू आएगा 30। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज आगरा, 30। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 एक स्टार मार्क क्वेश्चन भी है। ओके तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको कुछ नई चीजें और कुछ पुरानी ट्रिक्स दोनों इंप्लीमेंट करना सिखाएगा। आइए चेक करते हैं कैसे। द क्वेश्चन सेज प्रवीण गोज टू अ शॉप टू बाय अ सोफा सेट कॉस्टिंग 13,080 rupees. The rate of sales tax is 10%. She tells the shopkeeper to reduce the price of the sofa set to such an extent that she has to pay 13,080 inclusive of sales tax. Find the percentage reduction needed in the price of sofa set to just satisfy her requirement. इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक लेडी जो एक सोफा सेट बाय करने गई थी, उसको शॉपकीपर ने बताया सोफे सेट का प्राइस 13080, ठीक है। और इसी के साथ उस सोफा सेट पे लगेगा 10% का सेल्स टैक्स। तो 10% का सेल्स टैक्स मतलब उस 10% से इंक्रीज हो जाएगा प्राइस। इसका मतलब फाइनल प्राइस कितना आएगा? फाइनल प्राइस आएगा 1.1 इंटू
13080, ओके। और ये क्या होता है 1.1 इंटू 13080, 1.1 ये होता है 14388। इसका मतलब वो शॉपकीपर जो था उसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, उस शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस थी 14388, ठीक है। पर उसके बाद प्रवीण जो उनका एक बायर थी, उन्होंने क्या डिमांड करी, उन्होंने डिमांड करी कि वो 14388 पे ना करते हुए 13080 ही पे करेंगे, ओके। आपको क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कि परसेंटेज रिडक्शन हमको कितना करना पड़ेगा कि 1388 चेंजेस टू 13080। हमको यही फाइंड करना है कि हमको कितने का रिडक्शन करना पड़ेगा, कि इस क्वेश्चन में हमको यही फाइंड करना है कि ये परसेंटेज रिडक्शन हमको कितना करना पड़ेगा कि फाइनल हमारी वैल्यू अगेन इनिशियल वैल्यू जितना ही आ जाए, ओके। ये क्वेश्चन को देख के इतना समझ के आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हमको डायरेक्टली ये क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ RRC, बिकॉज इनिशियल वैल्यू इंक्रीज हुई 10% से, अब हमको कितना परसेंट और डिक्रीज करना है कि फाइनल इनिशियल वैल्यू ही आ जाए। देखिए इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब हमको डायरेक्टली यहाँ पे लगाना है RRC, ओके। सो चेक करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे RRC लगा के कितना होगा। इनिशियल वैल्यू माने इनिशियल वैल्यू कितनी है, इनिशियल वैल्यू है 13080, ये इंक्रीज हुआ 10% से, इंक्रीज हुआ 10% मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.1, आंसर आ गया 14388, ओके। अब 14388 को हम कितना डिक्रीज करें कि वापस आंसर आ जाए 13080, ओके। हमको ये फाइंड करना है कि कितना लेस करें कि वापस आंसर आ जाए 13080, तो फाइंड करेंगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ओके। इस ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा 1308 अपॉन 14388, तो अगर हम परसेंटेज टर्म्स में फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 100 अपॉन 11%, और 100 अपॉन 11 कितना होता है, 100 अपॉन 11 होता है 9.09, जो कि है आंसर बॉम्बे, ठीक है। पर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा आगे और समझते हैं। हम चेक करते हैं कि अगर इनिशियली कोई भी एक वैल्यू होती x, और अगर मैंने उसको 10% से इंक्रीज करा होता तो वो कितना हो जाता, उसकी वैल्यू होती बढ़ के हो जाती 1.1x। तो अब मुझे उसको कितना रिड्यूस करना है कि उसकी वैल्यू वापस हो जाए x, मतलब हमको यहाँ पे लगाना है RRC। तो ये चीज अगर आप याद भी कर सकते हैं कि अगर एक चीज में कभी भी इंक्रीज बाय 10% है और वहां पे हमको समझ आ रहा है कि RRC लगना है, तो रिडक्शन हमेशा होगा 9.09, दैट इज 1/11 का। ये अगर आप याद रखेंगे तो भी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि ये चीजें जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि 25% का इंक्रीज और 20% का डिक्रीज, अगर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू सेम हो जाती हैं। अगर आपको याद हो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमने यही चेक करा था, ठीक है। तो वैसे ही ये एक पेयर है जो अगर आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगर इस पेयर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डायरेक्टली बिना सॉल्व करे भी हम मार्क कर सकते हैं, मतलब 25% का इंक्रीज 20% का डिक्रीज विल रिजल्ट इन द इनिशियल वैल्यू इटसेल्फ। अगर हम इसका मतलब अगर हम 100 को इनिशियल वैल्यू मानेंगे और उसमें 25% का इंक्रीज करेंगे और उसके बाद 20% का डिक्रीज करेंगे तो फाइनल वैल्यू भी 100 ही आएगी, ठीक है। वैसे ही इस क्वेश्चन में अगर आपको एक चीज ये पेयर आपको याद रखना हो इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको क्या याद रखना है, इस क्वेश्चन का पेयर आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे भी 10% का इंक्रीज होता है तो डिक्रीज होगा 9.09% का, ठीक है। और 9.09 क्या होता है फ्रैक्शंस के टर्म में, 9.09 इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज 1/11। ये एक चीज है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी अगर आप इसको याद रखेंगे, बिकॉज आरआरसी के क्वेश्चंस मेन एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये उनके कुछ फेवरेट पेयर्स हैं। तो अगर हम ये पेयर्स को ही याद करें तो समझिए क्वेश्चन सॉल्व करने की टाइम एफिशिएंसी हमारी कितनी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ओके। ये पेयर्स को नोट करिए एंड रिमेंबर देम, okay. Let's move to the next question. Question number 8. Husband on writing his will called his 3 wives and distributed his gold in the following way. He gave 50% of his wealth to the first wife, 50% of the rest to his second wife and 50% of the rest to his third wife. If their combined share is 6370700, हस्बैंड वॉज हैविंग इनिशियली व्हाट अमाउंट। इस क्वेश्चन का मतलब है एक हस्बैंड है, उनकी टोटल वर्थ कुछ एक्स थी, ठीक है। उस एक्स में से उन्होंने 50% अपनी फर्स्ट वाइफ को दे दी, बाकी बचे हुए रेस्ट का 50% सेकेंड वाइफ को दे दी और बाकी बचे हुए रेस्ट का 50% उन्होंने अपने थर्ड वाइफ को दे दी। और इन तीनों का सम
आया कितना है 6370700, ठीक है। और अगर इन तीनों का सम 6370700 है तो इनिशियली हस्बैंड के पास कितनी टोटल वर्थ थी। अगर हम इनिशियली हस्बैंड की वैल्यू टोटल मान ले x, तो फर्स्ट वाइफ को हस्बैंड ने कितना वर्थ दिया, फर्स्ट वाइफ को हस्बैंड ने दिया है 50%। तो 50% किसी भी चीज का क्या होता है, 50% ऑफ x क्या होगा, 50% ऑफ x होगा x/2। मतलब एक टोटल अमाउंट है x, उसमें से x/2 हस्बैंड ने दे दिया अपनी फर्स्ट वाइफ को, और बाकी बचा x/2 में से वो देगा अपनी सेकंड वाइफ को और थर्ड वाइफ को, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, 50% ऑफ द रेस्ट टू हिज सेकंड वाइफ। मतलब ये जो 50% बचा इसका 50%, 50% का 50%, मतलब x/2 का 1/2। x/2 का 1/2 कितना होता है, x/2 का 1/2 हो गया x/4, इसने दिया अपनी सेकंड वाइफ को, ठीक है। अब बाकी कितना बचा, बाकी बचा x/4 रिमेनिंग। अब आगे क्वेश्चन क्या है, 50% ऑफ द रेस्ट टू हिज थर्ड वाइफ। मतलब x/4 का भी 50% उसने दिया अपनी थर्ड वाइफ को। x/4 का 50% कितना होता है, x/4 इंटू 1/2, ये हो गया x/8। और इन तीनों का सम किसके इक्वल है, इन तीनों का सम इक्वल है 6370700। मतलब x/2 प्लस x/4 प्लस x/8 इज इक्वल टू 6370700। मतलब x/2 प्लस x/4 प्लस x/8 इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू है 6370700, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, देखिए यहां लिखते हैं x/2 प्लस x/4 प्लस x/8, ये आ जाएगा, अगर हम एलसीएम लेंगे 2 का 4, 4 का 2, तो ये टोटल आ जाएगा 7x/8। 7x/8 की वैल्यू कितनी हो गई, 7x/8 की वैल्यू हो गई 6370700। अगर हम इसको 7 से काटेंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 910100। ओके, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 8 इंटू 910100। x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 8 इंटू 910100, और 8 इंटू 910100 हो गया 7280800। ओके, let's move to the next question. Question number 9. Question number 9 क्या है, a clock is set right at 12 noon on Monday. It loses 1/2% on the correct time in the first week but gains 1/4% on the true time in the second week. The time shown on Monday after 2 weeks will be. इसका मतलब एक जो घड़ी है वो 1/2% लूज करती है फर्स्ट वीक में और 1/4% ही उसी का गेन कर लेती है सेकेंड वीक में। तो फाइनली वो क्लॉक 2 वीक बाद सेम डे सेम टाइम पे कितना टाइम शो करेगी। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। ये फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या दिया है उन्होंने, टोटल लॉस फर्स्ट वीक में कितना हुआ 1/2% का, और टोटल गेन सेकंड वीक में कितना हुआ 1/4% का। इसका मतलब टोटल लॉस कितना हुआ 1/2 माइनस 1/4, मतलब 1/4% का टोटल लॉस हुआ। और परसेंट को हम क्या लिखेंगे 1/100, मतलब इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई 1/400। इसका मतलब टोटल लॉस कितना हो गया 1/400 का। और 2 हफ्ते में टोटल घंटे कितने होते हैं, पर डे कितने आवर्स होते हैं, पर डे होते हैं 24 आवर्स, और पर वीक डे कितने होते हैं 7, और कितने वीक्स हैं 2। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर कितना आएगा 168। ओके, अब वो कह रहे हैं कितने का लॉस हुआ 1/400 का, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम करेंगे 168 अपॉन 400 का लॉस। ओके, तो ये कितना आएगा, ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, ये अमाउंट आ जाएगी 0.42 आवर्स, मतलब 0.42 घंटे। अब 0.42 घंटे हमारा आंसर आ गया कि हमारा टोटल लॉस कितने होगा 0.42 आवर्स का। अब 0.42 आवर्स को अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 25.2 मिनट्स, 20 मिनट्स। ओके, अब 25.20 मिनट्स कितना होता है 25 मिनट्स और 12 सेकंड का, मतलब हमारा फाइनल आंसर कितना है 25 मिनट और 12 सेकंड उस अमाउंट में टोटल लॉस हो जाएगा। इसका मतलब है आंसर इज आगरा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, अ 14.4 kg गैस सिलेंडर रन्स फॉर 104 hours when the smaller burner on the gas stove is fully opened, while it runs for 80 hours when the larger burner on the gas stove is fully opened. Which of these values are the closest to the percentage difference in the usage of gas per hour between the smaller and the larger burner? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है 2 बर्नर्स हैं, एक छोटा बर्नर है एक बड़ा बर्नर है। अगर छोटे बर्नर से हम काम चालू करते हैं तो वो गैस कितने दिन में खत्म हो जाती है 104 आवर्स में, और अगर हम बड़े बर्नर पे काम करते हैं तो गैस कितने टाइम में खत्म हो जाती है 80 आवर्स में। तो मतलब हमको अगर यूसेज पर आवर्स में निकालना हो तो स्मॉलर बर्नर में कितना आएगा 14.4 अपॉन 104। ओके, वैसे ही अगर हम लार्जर में फाइंड करेंगे तो लार्जर में कितना आएगा, लार्जर में आएगा 14.4
अपॉन 80। ओके, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? बड़ी वैल्यू वो होती है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा छोटा होता है। तो इनमें हमको क्या फाइंड करना है? इनमें हमको फाइंड करना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है? हमको यहाँ पे फाइंड करना है लार्जर स्टोव माइनस स्मॉलर स्टोव अपॉन स्मॉलर स्टोव का यूसेज इंटू 100। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे अभी हमने देखा कि लार्जर स्टोव कितना है? लार्जर स्टोव है 14.4 अपॉन 80। वैसे ही स्मॉलर स्टोव का यूसेज कितना है? स्मॉलर स्टोव का यूसेज है 14.4 अपॉन 104। अपॉन में स्मॉलर स्टोव का यूसेज आएगा। स्मॉलर स्टोव का यूसेज कितना है? 14.4 अपॉन 104। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 14.4 14.4 और जो नीचे 14.4 आएगा, एक मिनट रुकिए, ये तीनों 14.4 कट जाएंगे। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 104 माइनस 80। तो यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। तो ये कैसा, ये क्वेश्चन क्या बनेगा? ये क्वेश्चन बनेगा 104 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 104 अपॉन 1 अपॉन 104। और ये 104 से ये 104 कैंसिल हो जाएगा। 104 अब माइनस 80 कितना होता है? 24। मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा? 24 अपॉन 80 इंटू 100। और 24 अपॉन 80 इंटू 100 करेंगे तो क्लियर आंसर आएगा 8 इंटू 3 क्या होता है? 8 इंटू 3 होता है 24। इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 30%। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, तब भी लेस देन 45 सेकेंड्स में सॉल्व हो गया। तो अगर आप इसको खुद से प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 20 सेकेंड्स। ठीक है, द आंसर इज सी, कैलकाटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट 1.23 ऑफ 473। हमको ये सॉल्व करना है। तो हमने लास्ट वीडियोस में भी बहुत डिस्कस करा था कि जब भी ऐसे डेसिमल्स में होते हैं हमको कोशिश करनी चाहिए उनको परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और 1.23 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा होगा? 1.23 इंटू 100 अपॉन 100। ठीक है, इसका मतलब इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं 123%। ठीक है, इसका मतलब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड 123% ऑफ 473। ओके, आइए फाइंड करके देखते हैं। 100% ऑफ 473 कितना होता है? 100% ऑफ 473 होगा 473। वैसे ही 10% ऑफ 473 कितना होगा? 10% ऑफ 473 होगा 47.3। ऐसे ही 20% कितना होगा? 20% ऑफ 473 होगा 10% का डबल। तो 10% का डबल, इसका मतलब है 47 इंटू 2 कितना होता है? 47 इंटू 2 मतलब 94.6। वैसे ही हम फाइंड करेंगे 1% ऑफ 473। 1% ऑफ 473 कितना होगा? 4.73। तो यहाँ पे देखते हैं 123% को क्या मैं 100% प्लस 20% प्लस 3% लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 100% ऑफ 473 क्या है? 100% ऑफ 473 है 473। ठीक है, अब 20% ऑफ 473 क्या है? 20% ऑफ 473 है 94.6। और वैसे ही 3% ऑफ 473 क्या है? देखिए 3% ऑफ 473 फाइंड करने के लिए अगर हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाएं और 473 को अगर हम लिख दें 470, ठीक है, और 3% क्या होता है? 3% होता है 3 अपॉन 100। तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कट करेंगे और डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 14.1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें हमने 100% फाइंड कर लिया, 20% फाइंड कर लिया। वैसे ही अगर हम अप्रोक्सीमेशन से जल्दी से 3% फाइंड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 14.1। ठीक है, इन तीनों का एडिशन क्या है? इन तीनों का एडिशन है 473 प्लस 94.6 प्लस 14.1 आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 581.7। ठीक है, और अगर हम इसका हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करते तब भी आंसर यही आता। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या देखने को मिला? अगर हम परसेंटेजेस के टर्म में क्वेश्चंस को कन्वर्ट कर लें तो उनको कैलकुलेट करना डेसिमल्स को बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये मेथड अभी समझ आया होगा। आपको समझ आया होगा कि कैसे हम डेसिमल्स को परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं और कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ परसेंटेजेस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज द प्राइस ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट वाज रेज्ड बाय 20% इन इंडिया।
the consumption of the same article was increased from 40 tons to 440 tons. By how much percent will the expenditure on this article rise in the Indian economy? Okay, अब देखिए ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद जहां सबसे ज्यादा जो लोग गलती करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद भी, वो है वो सबसे पहले उनके दिमाग में आएगा RRC। क्या ये क्वेश्चन RRC से सॉल्व होगा? क्या हम ये क्वेश्चन में RRC अप्लाई करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, टोटल अ बिग नो। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये कहीं पे भी ये डिस्कस हुआ है कि इनिशियली और फाइनल जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है? नहीं, यहाँ पे तो खुद एक्सपेंडिचर ही इंक्रीज हो रहा है। देखिए, हाउ मच परसेंटेज विल द एक्सपेंडिचर ऑन द आर्टिकल विल राइज। ओके, इसका मतलब यहाँ पे हम RRC अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमको सीधा लगाना पड़ेगा सक्सेसिव चेंजेस। हमको एक्सपेंडिचर फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए। पहला चाहिए प्राइस, जो कि उन्होंने बताया है इज इंक्रीजिंग बाय 20%। दूसरा है कंजप्शन, जो कि इंक्रीज हो रहा है 400 से 440। तो हम यहाँ पे जल्दी से निकालेंगे इसका परसेंटेज इंक्रीज। तो कैसे निकालेंगे? निकालेंगे हम फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। और अगर हम इसको फाइंड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 40 अपॉन 400, और 40 अपॉन 400 परसेंटेज टर्म्स में कितना होगा? 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 कितना होता है? 1 अपॉन 10 होता है 10%। ठीक है, यहाँ पे फिर वही आपको फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस को याद करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा कितना हुआ? इंक्रीज ऑफ 10%। तो अगर हम सक्सेसिव लगाएं और इनिशियली मान ले 100, तो हमें दो परसेंटेजेस का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज लगाना है। पहला लगाना है 20% का इंक्रीज, तो 20% के इंक्रीज के बाद वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी 120। और उसके बाद लगाना है 10% का इंक्रीज। 10% का इंक्रीज मतलब क्या होता है? दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1.1, और 120 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 132। इसका मतलब हमको फाइंड करना है कि 100 से 132 वैल्यू आने में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। ठीक है, ये फाइंड करते हैं जल्दी से। तो मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 100 अपॉन इनिशियल वैल्यू 100। ठीक है, ये हो गया हमारा परसेंटेज चेंज। 32 माइनस 100 कितना आएगा? 32, और 32 अपॉन 100 इंटू 100 कितना हो गया? 32%। इसका मतलब देयर इज एन टोटल ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 32% इन दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन से हमको क्या समझ आया? इस क्वेश्चन से हमको ये समझ आया कि हर क्वेश्चन में एक ही मेथड नहीं लगता। कुछ क्वेश्चंस में कई बार चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे RRC की लैंग्वेज में क्वेश्चन होते हुए भी हम RRC नहीं लगा पाए इस क्वेश्चन में। ओके, आई होप आपको ये पूरी वीडियो अभी तक समझ आई होंगी। ये जो 12 हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे हैं, इसी के साथ जो लास्ट दो वीडियोस में हमने विद इन द वीडियोस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, आई होप उसकी हेल्प से आपको परसेंटेजेस अभी तक समझ आए होंगे। एंड आई विश कि आपने कुछ ना कुछ नया इन वीडियो से सीखा होगा, और कुछ अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ब्रशअप भी किया होगा। कुछ नए ट्रिक्स, कुछ नए शॉर्टकट्स आप आए होंगे, और उनको आपने आज कुछ अप्लाई भी करके देखा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले आपके लिए मैं कुछ रख रहा हूँ सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इनको सॉल्व करिए, इनका आंसर नोट करिए। लास्ट स्लाइड में मैंने इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, उनके साथ मैच करिए। अगर आपके आंसर्स नहीं आते देन डू कमेंट बिलो। एंड आइए देखते हैं सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 says a batsman scored 100 runs which included 4 boundaries and 6 sixes. What percentage of his total score did he make by running between the wickets? इसका मतलब एक बैट्समैन है जिसने सेंचुरी स्कोर करी है। उस सेंचुरी बनाने में उसने 4 बाउंड्रीज मतलब 4 चौके लगाए हैं, और 6 सिक्सेस मतलब 6 छक्के लगाए हैं। तो इनके अलावा वो बाकी रन्स भागा है। हमें ये चेक करना है कि आउट ऑफ द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय हिम, टोटल सेंचुरी में से वो कितने रन्स उसने भाग भाग के बनाए हैं। Okay, let's move to the question number 2. Question number 2 says the length, breadth and height of a room in the shape of a cuboid are increased by 10%, 20% and 50% respectively. Find the percentage change in the volume of the cuboid. I hope ये question पढ़ के आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे हमको successive changes लगाने हैं percentages के। ठीक है, Question number 3. Question number 3 says the salary of Ajay is 10% more than that of Vivek. Find by what percentage is the salary of Vivek less than that of Ajay. Okay, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर अजय की सैलरी विवेक से 10% ज्यादा है तो विवेक की सैलरी अजय से कितनी कम है। Okay, question number 4 says find the change in the percentages when 21/36 changes to 85/67. आई होप आपने वीडियो नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 ऑफ परसेंटेजेस देखा होगा, और वहां पे हमने ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में और बहुत ही एक्सप्लेनेशंस के साथ डिस्कस करा है। तो आई होप वो वीडियो आपको समझ आई होगी, और वो टॉपिक आप यहाँ में इंप्लीमेंट करके इसका आंसर निकालिए। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन पॉज दिस वीडियो राइट हियर एंड गो टू वीडियो नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 ऑफ परसेंटेजेस। ओके,
Question number 5. Question number 5 says in a DI it is given that sales of a company which was 37.28% of 32,000 in 2019 increases to 41.12% of 33,600 in 2020. What is the increase in the sales in percentage terms? ये भी एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक है जो हमने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 दोनों में डिस्कस करा है। आई होप आपने वो वीडियोस बहुत थॉरोली देखे होंगे और वो कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ बहुत इजीली लगा पाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं देन आई वांट यू टू पॉज दिस वीडियो राइट हियर एंड गो टू बोथ वीडियो नंबर 1 and 2 एंड लर्न दिस कॉन्सेप्ट एंड देन कम बैक। अगर आपको वो मेथड पता है तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और अगर नहीं तो अभी पॉज करिए और वीडियो देख के आइए। और ये रहे उन सारे सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। इनको नोट करिए, इनका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करिए और इनसे मैच करिए। Guys, welcome back. I hope all of you would have learned a lot of new tips and tricks through this video, and along with that some very cool and new methods. So I think after learning all those methods आप अब से डरेंगे नहीं percentages से, आप डर के नहीं पर डट के सामना करेंगे percentages का। So guys, if you are not part of this family then do subscribe the channel, and if you like all the videos on this channel then do like and share the stuff, and along with that also promote the channel as much as you can। और इसी के साथ बहुत ही जल्द मैं बाकी दोनों sections के भी videos upload करने वाला हूँ, that is section of English and section of reasoning। So stay tuned guys, until then, till the next video, take care, signing off, Chirag Chopra, take care।